नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टैटिक ज्ञान पर। आज हम झारखंड की जलवायु के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसमें जानेंगे कि झारखंड में किस तरह के जलवायु पाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक एक टॉपिक के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोल रहा है कि झारखंड को मौसम वैज्ञानिकों ने जलवायु के आधार पर पर्याप्त आर्द्रता और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के बावजूद भी ऊंचा पठारीय क्षेत्र होने से यहाँ जलवायु में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। यहाँ 3 प्रकार की ऋतु को पाए जाते हैं। एक ग्रीष्म हो गया, वर्षा हो गया, शीत ऋतु। ये 3 तरह के ऋतु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु किस तरह का होता है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ जो ग्रीष्म ऋतु जो स्टार्ट होती है 15 मार्च से 15 जून तक रहती है और इसमें जो तापमान होती है 29 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड औसतन तापमान रहती है। यहाँ पे उच्च तापमान के कारण सूर्य उत्तरायण होना है और दिन की लंबाई बढ़ना है, सूर्य ताप को बढ़ जाना है। बढ़ते तापमान के कारण पठारी में उत्तरी पूर्वी भाग में निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। इस ऋतु का आर्द्रता कम होने लगती है। तो तापमान जब बढ़ती है तो आर्द्रता कम होने लगती है और निम्न दाब बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु के बारे में बता दें, यहाँ से 15 जून से 15 अक्टूबर तक वर्षा ऋतु रहती है। इस समय वर्षा अधिक होती है। यद्यपि प्रारंभ में ग्रीष्मकालीन रहती है, लेकिन वर्षा बाद में के साथ ही मौसम में परिवर्तन होने लगता है। क्षेत्रीय विषमताओं के कारण यहाँ वर्षा में भी भिन्नता पाई जाती है। उच्च क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है और वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट लातेहार है। तो इसके बारे में हम लोग जानें। चलिए अब जानते हैं शीत ऋतु के बारे में। तो शीत ऋतु में क्या होती है। शीत ऋतु में आप जानेंगे कि अक्टूबर के उत्तरार्ध में ही सर्दियां प्रारंभ हो जाती है और फरवरी के अंत तक सर्दी का प्रभाव पूर्णतः मार्च के पहले सप्ताह ही समाप्त हो जाता है और धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। यहाँ का सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट है। यहाँ का तापमान 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है। यहाँ के अपेक्षा मैदानी इलाके में ठंड कम होती है। तो झारखंड की सबसे जो ठंडा प्रदेश है नेतरहाट है। और दूसरी बात कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है। तो ये चीज़ हम लोग को याद रखने वाली पॉइंट है। अब आगे देखते हैं कि छोटा नागपुर के जलवायु को मौसम वैज्ञानिकों ने 7 भागों में विभाजित किया है और इसको विभाजित करने वाले जो हैं अयोध्या प्रसाद जी हैं। इन्होंने 7 जलवायु क्षेत्र में बांटा है। कौन कौन से क्षेत्र है 7? एक है उत्तरी व उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र, दूसरा है मध्यवर्ती जलवायु क्षेत्र, तीसरा है पूर्वी संथाल प्रगनन डेल्टाई प्रभावी क्षेत्र है, चौथा है पूर्वी सिंहभूम सागरीय प्रभाव वाला जलवायु क्षेत्र है और 5वां है दक्षिण पश्चिम वर्षा क्षेत्र, छठा है रांची और हजारीबाग पठार का जलवायु क्षेत्र, 7वां है पाट जलवायु क्षेत्र। तो ये 7 तरह के जलवायु क्षेत्र हैं। तो 7 को चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला इस तरह से है कि उत्तरी एवं उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र इसमें है। यह जलवायु क्षेत्र चतरा, गढ़वा, पलामू, हजारीबाग जिले सहित गिरिडीह जिले में भी मध्यवर्ती भाग में है। इन क्षेत्रों में जलवायु से ग्रीष्मकाल से अधिक गर्मी और शीतकाल से अधिक ठंड पाई जाती है। देवघर, दुमका और गोड्डा के पश्चिम भाग में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब पाले की स्थिति पैदा हो जाती है। वर्षा अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तो ये होती है इस साइड में, ठीक है। तो उत्तरी एवं उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र कौन कौन से जिला में हो गया? गढ़वा, पलामू, हजारीबाग और सहित गिरिडीह भी जिले में हो गया। मतलब कि एक रो में इसको बोल सकते हैं, कॉलम रो में, ठीक है। आगे अगला है मध्यवर्ती जलवायु क्षेत्र। तो इसमें देखेंगे इस क्षेत्र में वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर होती है। तेज हवाओं के आगमन होने से
लू तथा तेज आंधी भी इस क्षेत्र में यदा कदा चलती रहती है, लेकिन इसका प्रभाव अधिक नहीं होता। इसमें हजारीबाग, बोकारो और धनबाद शामिल है। ठीक है, तो हजारीबाग, बोकारो इसमें मध्यवर्ती जलवायु क्षेत्र है। 50 से 60 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, और लू जो यहाँ पे लू जो है, तेज आंधी, ये सब यहाँ पे ज़्यादा चलती है। कौन कौन से जिला है? तो हजारीबाग, बोकारो और धनबाद क्षेत्र है। आगे है पूर्वी संथाल जलवायु क्षेत्र, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें है कि इस क्षेत्र में सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है, क्योंकि यहाँ औसत वर्षा 60 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो जाती है। राजमहल की पहाड़ी, उच्च पश्चिमी वायु और बंगाल की खाड़ी की आर्द्रता वायु के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। गर्मी में ये अधिक वर्षा का कारण बनती है। तो यहाँ पे पूर्वी जो संथाल जलवायु क्षेत्र है, तो यहाँ गर्मी में अधिक वर्षा रहने का ये भी कारण बनती है। ठीक है, आगे है सागरीय प्रभाव वाला जलवायु क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में औसत वर्षा 55 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ शीतकाल की अवधि कम होती है। स्वर्णरेखा नदी घाटी, चाईबासा और पंचपरगना के समतल मैदान के में इसका विस्तार होता है। समुद्र के समवर्तित होने के कारण यहाँ नॉर्वेस्टर से भी प्रभावित क्षेत्र है। इसमें झारखंड के सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो ये सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। ठीक, अगला है दक्षिण पश्चिम जलवायु क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि पश्चिम सिंहभूम का दक्षिण क्षेत्र, जिसमें कोयल व शंख नदी है, इस जलवायु के विस्तार क्षेत्र हैं। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र के कारण समुद्री हवाओं का आगमन नहीं हो पाता है। इसी कारण यहाँ शुष्कता रहती है, और यह शुष्कता सघन वन क्षेत्रों के कारण गर्मी पैदा करती है। यहाँ वार्षिक वर्षा औसत रूप से 60 सेंटीग्रेड होती है। नेक्स्ट है रांची और हजारीबाग जलवायु क्षेत्र। तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ गर्मियों में तापमान अधिक रहता है और रात में अपेक्षाकृत ठंड रहती है। यहाँ मानसून का आगमन जून के उत्तरार्ध में होता है और तापमान में निरंतर कमी होती रहती है। दिसंबर और जनवरी के मध्य ठंडी हवा चलती है। 2000 फीट की ऊंचाई के कारण गर्म पश्चिमी मैदान हवाएं इस क्षेत्र में नहीं आ पाती है, और यहाँ लू और आंधी के मुक्त रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का होता है, जलवायु क्षेत्र बनता है। अगला है पाट जलवायु क्षेत्र, तो इसको देख लेते हैं हम। पाट जलवायु क्षेत्र है। वनों की सघनता और क्षेत्र की ऊंचाई अधिक होने से यहाँ वर्षा अधिक होती है और मौसम सुखद रहता है। इस क्षेत्र में बड़ू, नेतरहाट आदि क्षेत्र आते हैं। मौसम के अध्ययन के अनुसार ग्रीष्मकाल तापमान जमशेदपुर में सर्वाधिक और हजारीबाग में सबसे कम रहता है। राज्य भर में वार्षिक वर्षा औसत 1200 मिलीमीटर है। इसमें कई क्षेत्र बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो जाती है। वर्षा के असमान वितरण और कहीं कहीं अधिक से कृषि की हानि पहुंचती है। राज्य में जिलेवार वर्षा का विवरण कृषि निदेशालय झारखंड के अनुसार सन 2014 में आंका गया, जिसका वर्णन इस प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह के है ये वर्षा का। देखिए कितना वर्षा हुआ है कौन से ज़िला में, तो उसके बारे में यहाँ पे एक डाटा हम लोग के सामने दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल रहा है कि उपयुक्त सारणी में स्पष्ट होता है कि सिमडेगा में वर्षा सबसे अधिक और पलामू में सबसे कम होती है। यद्यपि कुछ वर्षों में वर्षा की न्यूनता भी रही है, जिससे राज्य में सूखे की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। सन 2004-05 में औसत वर्षा अधिक रही
जलवायु के आधार पर झारखंड की प्राकृतिक वर्षा पर्याप्त होती है, लेकिन प्राकृतिक वनों के कटाव में इसमें कमी आ रही है, जबकि कुछ क्षेत्रों में अतिवृष्टि भी होती है। जल संसाधन एवं प्राकृतिक वरदान है, इसके अभाव में जैवमंडल का विकास संभव नहीं है। झारखंड का कुल जल संसाधन 28,781 मिलियन घन मीटर अनुमानित है, जिसका 82.7% यानी कि 23,789 मिलियन घन मीटर सतही जल संसाधन के रूप में है। 17.3% भूमिगत जल के रूप में है। झारखंड के लिए जल संसाधन का संरक्षण अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ औसत वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। खनन औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण जंगल का विनाश तेजी से हुआ है। यह राज्य पहाड़ी सतह का क्षेत्र है, इस कारण इसमें वर्षा का जल ठहर नहीं पाता है, अतः भूमिगत जल का भंडार काफ़ी सीमित है। यही कारण है कि नदियाँ तथा नदी घाटी राज्य में जल के प्रमुख भंडार और स्रोत का कार्य करती है। झारखंड की अधिकतर नदियाँ मौसमी हैं, अतः वर्षा काल में यहाँ की नदियाँ में पर्याप्त जल उपलब्धता रहती है। इसके विपरीत ग्रीष्मकाल में दामोदर और स्वर्ण रेखा को छोड़कर अन्य नदियाँ जल विहीन हो जाती है या उनमें जल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे होती है। अब अगला हमारा टॉपिक है झारखंड की प्रमुख नदियाँ के बारे में, तो इसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो है राज्य की प्रवाह प्रणाली को 2 वर्ग में विभाजित किया गया है। तो इसको 2 वर्ग में, एक गंगा से मिलने वाली नदी की प्रवाह प्रणाली जो बांटा गया है, एक दक्षिण में बहने वाली नदियों का प्रवाह प्रणाली बांटा गया है। ठीक है, तो दक्षिण से पूर्व भी कर सकते हैं, वैसे तो गंगा जो है तो इसे पूर्व ही में जाती है, तो इस टाइप से हम इसको बांट सकते हैं और ये बांटा गया है। तो देखते हैं इसको कैसे क्या है। झारखंड की प्रमुख नदियों में दामोदर, उत्तरी कोयल, स्वर्णरेखा, शंख, दक्षिणी कोयल, अजय और मोर है। उत्तरी कोयल और दामोदर प्रथम वर्ग में शामिल नदियां हैं। स्वर्णरेखा, शंख, दक्षिण कोयल ये दूसरे वर्ग में शामिल नदियां हैं। इन दोनों के बीच स्थित जल विभाजक झारखंड के लगभग मध्यवर्ती भाग में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर फैली है। झारखंड की प्रमुख नदियां का वर्णन निम्न प्रकार है। चलिए सबसे पहले हम सोन नदी से ही स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन लोग के बारे में। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि मैकाल पर्वत के अमरकंटक पठार से निकलने वाली यह नदी पटना के निकट गंगा नदी से मिलने से पूर्व 780 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस क्षेत्र में इसे अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे में सोनभद्र हिरण्यवायक नदी से नाम से जाना जाता है। फिर थोड़ा सा एक्सटर्नल पॉइंट है, ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, मैकाल पर्वत के अमरकंटक पठार से निकलने वाली यह नदी पटना के निकट गंगा नदी में मिलने से पूर्व 780 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्षेत्र विशेष में इसे अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे में सोनभद्र जिला में सोनभद्र इसको कहा जाता है, हिरण्यवायक बोला जाता है। यह अपने उद्गम स्थल से निकलकर उत्तर की ओर बहती है और उत्तर पूर्व क्षेत्र में होकर पूर्व की ओर हो जाती है। यह झारखंड के लगभग 45 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। अमरकंटक से आते आते इसका प्रवाह पूर्व की ओर हो जाता है। यह नदी झारखंड के उत्तर पश्चिम छोर पर सीमा का निर्माण करती है। यह पलामू की उत्तरी सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है और इसकी विशालकाय सहायक नदी उत्तरी कोयल है, जिसका उद्भव पठारी भूखंड से हुआ है। इसका दूसरा नाम हिरण्यवायक है और क्योंकि इसमें सोने के कण इसके सुनहली रेत में पाए जाते हैं। इसका महत्व
झारखंड के लिए सिर्फ सीमा के रूप में है। तो ये मतलब कह सकते हैं उत्तर पश्चिम की ओर ये बहती है नदी। इसके बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग जानेंगे दामोदर नदी के बारे में। देखिए, दामोदर नदी झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। दामोदर छोटा नागपुर के पठार में पलामू क्षेत्र से निकलकर वन क्षेत्र से होते हुए हजारीबाग और मानभूम के रास्ते आगे बढ़ती है। इस नदी का उद्गम स्थल पलामू जिला के दामोदर नदी देवनंद नाम से प्राचीन साहित्य में उपलब्ध है। यह पलामू जिले से निकलकर हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। यहाँ रानीगंज, आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र से होते हुए दुर्गापुर में से वर्धमान और बांकुड़ा जिले की सीमा में प्रवेश कर जाती है। हजारीबाग से वर्धमान जिले तक इस नदी की धारा काफ़ी तेज होती है। दामोदर बांकुड़ा के निकट से होती हुई यह हुगली के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 290 किलोमीटर है। दामोदर के सहायक नदी में कोनार, बोकारो और ब्राकर प्रमुख है। ये नदियाँ गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले में हैं। दामोदर नदी धनबाद के जिस स्थल में प्रवेश करती है वहाँ पर इसे जमुनिया नदी आ मिलती है। जमुनिया नदी तट की पश्चिम सीमा गिरिडीह जिले तथा सीमा निर्माण करती है। इसके पूर्व दामोदर में कतरी नदी मिलती है जो पारसनाथ के पादप प्रदेश से निकलती है और सिरकुंडा के पास दामोदर में बराकर नदी मिलती है। इसी बराकर नदी पर मैथन बांध बना हुआ है। अगला है स्वर्णरेखा नदी। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह नदी छोटा नागपुर के पठारी भूभाग रांची जिले के नगड़ी गांव से बहती हुई उड़ीसा में प्रवेश करती है। रांची से बहती हुई स्वर्णरेखा पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रवेश करती है। यहाँ से उड़ीसा राज्य में चली जाती है। यह मौसमी नदी मुख्यतः बरसाती है। वर्षा काल में यह पानी में भरी रहती है। इसकी सुनहरी रेत में सोने मिलने की संभावना के कारण इसे स्वर्णरेखा नदी कहा जाता है। इससे सोना प्राप्त नहीं होता क्योंकि यह रेत के कणों में अल्पांश ही होते हैं। पठारी भाग की चट्टाने वाले प्रदेश में प्रवाहित होने के कारण स्वर्णरेखा नदी इसकी सहायक नदियां गहरी घाटियों तथा जलप्रपात का निर्माण करती है। यह रांची से 28 किलोमीटर उत्तरी पूर्वी दिशा में हुंड्रू जलप्रपात बनाती है, जहां से यह 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। राढ़ू और रांची इसकी सहायक नदी है जो होरपा से निकलकर सिल्ली से दक्षिण तोरल रेलवे स्टेशन से दक्षिण पश्चिम में मिलती है। यह नदी मार्ग में जोन्हा के पास एक जलप्रपात का निर्माण करती है जो 150 फीट की ऊंचाई पर है। यह जलप्रपात गौतम धारा के नाम से जाना जाता है। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी कांची है जो राढ़ू के संगम स्थल से दक्षिण में मिलती है। यह भी आमतौर से दक्षिण में के 10वें जलप्रपात का निर्माण करती है जिसकी ऊंचाई 144 फीट है। स्वर्णरेखा नदी का एक विशाल विलक्षण विशेषता है कि यह उद्गम से लेकर सागर से मिलने तक यहाँ किसी सहायक नदी नहीं बनती है। यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियाँ राढ़ू, कांची, खरकई जो पूर्व दिशा में बहती हुई है इसमें आ मिलती है। आगे देखते हैं बराकर नदी के बारे में।
बराकर नदी, यह भी बरसाती नदी है जो छोटा नागपुर के पठार से निकलकर हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और मानभूम जाकर के दामोदर नदी में मिल जाती है। यह बरसात में उमड़ कर बहती है और फिर मंद गति से अपना अस्तित्व बनाए रहती है। इस नदी पर दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत मैथन बांध बनाया गया है, जिससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथ में हुआ है। गिरिडीह के नज़दीक इस नदी के तट पर बराकर नामक स्थान है, जहाँ जैन मंदिर है। मैथन के पास बराकर नदी के तट पर काल्यानेश्वरी नामक देवी का मंदिर है। अगला है उत्तरी कोयल नदी। आगे हम उत्तरी कोयल के बारे में जानेंगे। तो यह नदी रांची के पठार से निकलकर पाट क्षेत्र में ढालों पर घुरती हुई उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अपनी यात्रा में और अरंगा और अमानत नदी को भी स्वयं में विलीन कर लेती है तथा साथ ही कई छोटी नदियों को समाहित करते हुए 255 किलोमीटर की पहाड़ी और मैदानी दूरी तय कर सोन नदी में मिल जाती है। औरंगा और अमानत नदी इसकी सहायक नदी हैं। यह नदी गर्मी के मौसम में सूख जाती है, लेकिन वर्षा के दिनों में बाढ़ के साथ उमड़ बहने लगती है। बूढ़ा नदी महुआ डाँड़ क्षेत्र से निकलकर सेरेंग दाग पाट के दक्षिण में इससे मिलती है। इन दोनों नदियों से मिलने वाले महत्व बूढ़ा घाघ जलप्रपात के कारण बढ़ जाता है। इस बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई 142 मीटर है। तो ये बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी इसमें जो बूढ़ा नदी है वो बनाती है। आगे देखते हैं दक्षिणी कोयल के बारे में। तो दक्षिणी कोयल यह रांची के निकट नगड़ी गांव की पहाड़ी से पश्चिम से बहती हुई लोहरदगा पहुंचती है और फिर लोहरदगा से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यह नदी दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती है और यह लोहरदगा तथा गुमला जिले से होते हुए सिंहभूम में प्रवेश करके अंत में नदी गंगापुर के पास शंख नदी में मिल जाती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कारो है और इसी स्थान पर कोयल कारो परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, आगे है कन्हर नदी। कन्हर नदी के बारे में जान लेते हैं। कन्हर यह नदी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पलामू के दक्षिण पश्चिम सीमा का निर्माण करती हुई उत्तर की ओर बहती है। कन्हर सरगुजा को पलामू से 80 किलोमीटर तक बांटती है। इस नदी के उत्तर सरगुजा से होती है, लेकिन यह नदी गढ़वा से भंडारिया प्रखंड प्रवेश करती है और यह रमकंड अरंका प्रखंड की पश्चिमी सीमा से होती हुई धुरकी प्रखंड में प्रवेश करके अंत में नदी पश्चिम की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। अगला है फल्गु नदी। तो चलिए फल्गु नदी के बारे में देख लेते हैं। यह नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। अनेक छोटी छोटी सरिताओं के मिलने से इस नदी की मुख्य धारा बनती है, जिसे निरंजना भी कहते हैं। इसको अंतः सलीला या लीलांजन भी कहते हैं। बोधगया के पास मोहना नामक सहायक नदी से मिलकर यह विशाल रूप धारण कर लेती है और गया के निकट इसकी चौड़ाई सर्वाधिक पाई जाती है। पितृपक्ष के समय देश के भिन्न भाग से लोग फल्गु स्नान के लिए आते हैं और पिंडदान करते हैं। नेक्स्ट है सकरी नदी। तो
तो सकरी नदी के बारे में देखते हैं। यह नदी छोटा नागपुर से निकलकर हजारीबाग, पटना, गया और मुंगेर जिले से होकर प्रवाहित होती है। झारखंड से निकलकर यह उत्तरी पूर्वी की ओर बहती हुई किउल और मोरहर नदी के साथ मिलकर गंगा के ताल क्षेत्र में बिखर जाती है। रामायण में इस नदी को सुमागधी के नाम से पुकारा गया है। उस काल में यह नदी राजगीर के निकट प्रवाहित होती थी। यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कौन नदी? तो सकरी नदी। अगला है पुनपुन नदी। पुनपुन झारखंड में पुनपुन एवं इसकी सहायक नदियों का उद्भव हजारीबाग के पठार पलामू के उत्तरी क्षेत्र से होती है। यह नदी इसकी सहायक नदी उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से निकलकर सोन के समानांतर बहती है। पुनपुन का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। इस नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। पुनपुन नदी को कीकट नदी भी कहा जाता है, लेकिन इसे कहीं कहीं बामागधी भी कहा जाता है। गंगा में मिलने से पूर्व इसमें दरघा और मोरहर नामक सहायक नदी भी आ मिलती है। अगला है चानन नदी। तो चानन नदी के बारे में जान लेते हैं। इसे पंचाने भी कहा जाता है। वास्तव में इसकी नाम पंचानन है, जो कालांतर में चानन बन गया है। यह नदी 5 जलधाराओं में के मेल से विकसित हुई है, इसलिए इसे पंचानन कहा गया है। छोटा नागपुर पठार से इसकी सभी धाराएं निकलती हैं तथा पैमार, तेलाया, धरांजे, महाने सभी धाराएं राजगीर की पहाड़ी के अवरोध के कारण एक साथ गिरियक के निकट मिलती है। यहाँ से यह बिहार शरीफ की ओर बढ़ती है। अगला है शंख नदी। तो शंख नदी के बारे में देख लेते हैं। शंख नदी नेतरहाट पठार के पश्चिम छोर में उत्तरी कोयल के विपरीत बहती है। पाट क्षेत्र के दक्षिण छोर से इसका उद्गम होता है। यह गुमला जिला के रायडीह के दक्षिण से प्रारंभ होती है। यह नदी प्रारंभ में काफ़ी सकरी एवं गहरी खाई का निर्माण करती है। मार्ग में यह राजा डेरा के पास 200 फीट ऊंचा जलप्रपात बनाती है, जो सादानी घाट जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो ये शंख नदी बनाती है। अगला है अजय नदी। इस नदी का उद्गम क्षेत्र मुंगेर है, जहाँ से प्रवाहित होती हुई यह देवघर जिले में प्रवेश करती है। यहाँ से यह दक्षिण पूर्वी दिशा में बढ़ती हुई प्रवाहित होती है। पश्चिम से आकर इसे पाथरो नदी मिलती है। आगे चलकर इसमें जयंती नदी आ मिलती है। ये दोनों सहायक नदी हजारीबाग, गिरिडीह जिले में निकलती है। अजय नदी जामताड़ा जिले में कजरा में प्रवेश करती है। संथाल परगना के दक्षिण छोर में यह नदी कुश्तिया से अफजलपुर तक प्रवाहित होती है। तो ये अजय नदी के बारे में हम लोग जाना है। आगे है मोर या मयूराक्षी नदी। इसके बारे में देख लेते हैं। यह नदी देवघर जिले के उत्तरी पूर्वी किनारे पर स्थित त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। यह दुमका जिले में के उत्तर पश्चिम भाग में प्रवेश करती है। यह नदी दक्षिण पूर्वी दिशा से बहती हुई अजमोरा के पास दुमका से अलग होती है। झारखंड से निकलकर यह बंगाल में सौंधिया रेलवे स्टेशन के पास गंगा में मिल जाती है। यह नदी अपने ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में मोतिहारी के नाम से है, मोतिहारी के नाम से जानी जाती है। यह भुरभुरी नदी के साथ मिलकर मोर के नाम से भी पुकारे जाती है। इसका दूसरा नाम मयूराक्षी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी टिपरा, पुसरो, भामरी, दौना, धोवाई आदि प्रमुख है। इस नदी का पर कनाडा के सहयोग से
मानसरोवर बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध को कनाडा बांध भी कहा जाता है। अगला है गुमानी नदी। गुमानी नदी को भी देख लेते हैं। यह राजमहल के पहाड़ी से निकलकर उत्तरी पूर्वी खड्डा का निर्माण करती है। बोराहा में इस से मेरेल नदी आकर मिलती है, जहाँ से गुमानी पूर्व की दिशा में बहती हुई तेजी से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। झारखंड की सीमा पर पार कर यह गंगा में मिल जाती है। तो ये गुमानी नदी हो गई। अगला है ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी को भी देख लेते हैं। ये देखिए दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। यह नदी दामिन एको में झिलीमिली और मौसनिया होते हुए बहती है। यह दरीन मल्लेश्वर के पास दुमका जिले को छोड़कर झारखंड में से बाहर निकलती हुई नहलाती रेलवे स्टेशन के पास गंगा में मिल जाती है। ब्राह्मणी नदी के प्रमुख सहायक नदी गुमरो और एरो नदी है। अगला है बांसलोई नदी। तो बांसलोई यह नदी गोड्डा जिले के पास बांस पहाड़ी से निकलती है। यह पूर्व की ओर बहती हुई दुमका जिले की उत्तरी सीमा बनाती हुई उसे गोड्डा और पाकुड़ के अलग करती है। यह महेशपुर से झारखंड को छोड़ती है। यह नदी मुराई रेलवे स्टेशन के पास गंगा में मिल जाती है। अगला है बूढ़ा नदी। तो इसको देख लेते हैं। बूढ़ा नदी यह नदी महुआटांड क्षेत्र से निकल करके सेरेनदाग पाट के दक्षिण में उत्तरी कोयल में मिल जाती है। बूढ़ा घाट जलप्रपात इसी नदी में स्थित है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला है औरंगा नदी। यह नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। यह नदी लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के उलदाह गांव के पास से निकलती है। यहाँ से आगे बढ़ने पर इसकी सहायक नदी घघरी, गोवा, नाला, घघारी, सुकरी आदि इससे मिलती है। और औरंगा नदी मनिका के दक्षिण भाग में से प्रवेश होती हुई आगे लेस्लीगंज और बरवाडी प्रखंड को सीमा बनाती हुई कोयल नदी में मिल जाती है। अगला है अमानत नदी। अमानत नदी को देखते हैं। यह नदी उत्तरी कोयल के सहायक नदी है। यह करीब 100 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर कोयल नदी में मिलती है। यह चतरा जिले से आरंभ होकर बालूमाथ की उत्तरी सीमा बनाती हुई पांकी प्रखंड में प्रवेश करती है। इसके आगे लेस्लीगंज पाटन की सीमा बनाते हुए डाल्टनगंज से उत्तर में यह कोयल नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जिंजोई, माइला, जमुनिया, खैरा, चाको, सलाही व पाटन है। अगला है मुहाने नदी। मुहाने या मोहिनी फल्गु नदी की सहायक नदी है। यह नदी हजारीबाग से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम के बक्सा में दक्षिण से निकलती है। यह बोधगया में दक्षिण से पूर्व फल्गु में मिल जाती है। इस नदी में तमासिन, चानी और वारंडी के पास डैम साइट है। अगला है तिलैया नदी। तो तिलैया नदी को हम लोग देखते हैं। तिलैया नदी यह नदी कोडरमा के पड़वा से निकलती आगे चल करके नवादा क्षेत्र से होकर बहती है। हरमू नदी रांची के नगरी प्रखंड से निकलकर 14 किलोमीटर की यात्रा कर तय करके नामकुंड में स्वर्ण रेखा में मिल जाती है। कांची नदी यह नदी रांची जिले से तमाड़ इलाके से निकलती है और सिल्ली होते हुए मुरी में स्वर्ण रेखा में जाकर के मिल जाती है। अगला है तंजना नदी। तंजना नदी बुंडू तमाड़ क्षेत्र से निकलती है। निकलकर खूंटी जिले
से होते हुए कारो नदी में जाकर के मिल जाती है। तंजना नदी के किनारे खूंटी के असुर सभ्यता का अवशेष पाए जाते हैं। अगला है रोरो नदी। तो रोरो नदी, यह नदी पश्चिमी सिंहभूम जिले के रोरो पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 58 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी जमीरा है। इसके किनारे चाईबासा शहर बसा हुआ है। अगला है बैतरनी नदी। तो बैतरनी नदी झारखंड के कोल्हान एवं उड़ीसा के केवझर के बीच सीमा बनाती है। जैतनगढ़ से 12 किलोमीटर पश्चिम में इस नदी को एक जलप्रपात, जलाशय एवं राम तीर्थ है। अगला है देव नदी। देव नदी क्या देखते हैं, यह नदी गम्हरिया पठार सरायकला खरसावां के पश्चिम भाग में कोल्हान से निकलकर लगभग 100 किलोमीटर चलकर दक्षिण कारो नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी फुलगरा है। अगला है कोयना नदी। कोयना नदी देव नदी के नाम, देव नदी तो देख लिया। कोयना नदी को हम लोग देखते हैं। कोयना नदी सरंडा के दक्षिण पूर्वी से निकलकर दक्षिण कोयल नदी से मिल जाती है। इसकी लंबाई करीब 100 किलोमीटर है। हिरण घाट जलप्रपात रांची चाईबासा मार्ग पर 72 किलोमीटर की दूरी पर जल के बीचों बीच एक मनोरम जल है। अगला है गंगा नदी। गंगा नदी झारखंड की सीमा रेखा को सबसे पहले संथाल परगना के साहिबगंज जिले में तेतुलई गढ़ी से एक कुछ किलोमीटर के पश्चिम छूकर और पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यह नदी साहिबगंज जिले से 80 किलोमीटर की दूर पर तय करती है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का नदी का कुछ पार्ट्स पर हम लोग चर्चा किए। उम्मीद करते हैं सारे चीज टॉपिक आप लोग के लिए यूजफुल होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।